वेलकम किड्स, वेलकम टू योर चैनल। सो आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर। आज हम इसमें एसिड बेस और सॉल्ट से रिलेटेड जितनी भी छोटी बड़ी डिटेल्स हैं वो सब पढ़ेंगे। सो आप सभी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उनको भी ये चैप्टर अच्छे से समझ में आए और वो भी अपने एग्ज़ामिनेशन में 100 आउट ऑफ 100 पा पाए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एसिड्स के बारे में कि एसिड्स क्या होते हैं। देखिए, ऐसे कोई भी सब्सटेंसेस जो टेस्ट में श्योर होते हैं, श्योर मतलब खट्टे होते हैं, उनको एसिड में कंसिडर किया जाता है, जो चेंज करते हैं ब्लू लिटमस टू रेड। अब ये लिटमस क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। वैसे तो इस सब के बारे में मैं आपको आगे सबके बारे में डिटेल में बताऊंगा। एग्जाम्पल है एसिड का हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको HCl भी पढ़ा जाता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड्स, ये काफ़ी हार्ड एसिड्स होते हैं। ये जैसे नाइट्रिक एसिड हो गया और ये एसिटिक एसिड हो गया, ये सब इनके फॉर्मूलेज हैं। इनको लिखने का एक केमिस्ट्री वाला एक जो तरीका होता है ये वो है। ठीक है, अब बेस की बात करते हैं तो बेस फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में जैसे हम देखें और या पर उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में अगर हम देखें तो वो बिटर होते हैं टेस्ट में। वो चेंज करते हैं रेड लिटमस टू ब्लू, मतलब जो लिटमस पेपर एक्चुअली एक पेपर होता है। ठीक है, तो वो रेड होगा तो वो ब्लू कर देगा, उसको क्या कर देगा, उसको ब्लू कर देगा। और एसिड के केस में जो ब्लू होगा वो रेड हो जाएगा। सम नेचुरल ऑकरिंग एसिड्स जो हमें नेचर से मिलते हैं, जैसे विनेगर जो फास्ट फूड में यूज़ किया जाता है, उसके अंदर एसिडिक एसिड होता है। ऑरेंज के अंदर सिट्रिक एसिड होता है। तो जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं ना, उनको सिट्रिक फ्रूट्स बोला जाता है। सिट्रिक फ्रूट्स जैसे कि ऑरेंज हो गया, संतरा हो गया, मौसम्बी हो गया, नींबू हो गया, ये सब सिट्रिक फ्रूट्स में आते हैं। ठीक है, जैसे लेमन सिट्रिक, टैमरिंड मतलब इमली, इसके अंदर टैट्रिक एसिड होता है। टमाटर के अंदर भी एसिडिक पाया जाता है, वो जो ऑक्सलिक एसिड होता है। खट्टे दूध मतलब कर्ड, दही में लैक्टिक एसिड होता है। आंट और नेटल के स्टिंग मतलब उनके डंक में मेथनोइक एसिड होता है। तो ये सब नेचुरल एसिड्स हैं जो नेचर में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं एसिड, बेस और इंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो एसिड और बेस के इंडिकेटर्स मतलब इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और अ बेस इन अ सॉल्यूशन। जैसे मान लो कि एक ऐसे करके बिकर है, ठीक है, और उसके अंदर कुछ सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, तो केमिस्ट्री लैब में आप अपने हाथ से टच करके थोड़ी देखेंगे कि ये एसिड है या बेस है। तो उसके लिए बनाया जाता है क्या, एक लिटमस पेपर। एक लिटमस पेपर उसके लिए बनाया जाता है, जो मार्केट में आता है पेपर ऐसे। ठीक है, इस पेपर को इसके अंदर डुबाया जाता है, उस पेपर का कलर चेंज होता है, तो वही बताता है कि वो एसिड है या बेस है। जो कि हमने अभी यहाँ पर बात करी थी कि वो ब्लू लिटमस अगर आप डुबाओगे और वो रेड बन गया तो समझ लो वो एसिड है, और अगर रेड लिटमस डुबाओगे और वो ब्लू बन गया तो समझ लो वो बेस है। इस तरह से इंडिकेटर्स काम करते हैं। लिटमस सोल्यूशन, इट इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर, इट इज़ अ पर्पल डे एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ लिचन, जो कि एक क्या होता है, एक तरह की काई होती है। ठीक है, काई होती है जिससे ये बनाया जाता है। अदर एग्जाम्पल आर रेड कैबेज, ये भी किस में आते हैं, लिटमस सोल्यूशन, मतलब लिटमस उसकी कैटेगरी में आते हैं इंडिकेटर्स की। ये कलर्ड पैलेट्स और पेटूनिया और टर्मरिक। अभी जो टर्मरिक जो हल्दी होती है, ये नेचुरल इंडिकेटर का काम करती है। मतलब आप घर पे ऐसा एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो कि आप हल्दी लीजिए, ठीक है, और जब आप इसके संग में थोड़ा सा डिटर्जेंट मिलाएंगे, मतलब सर्फ जो होता है ना, सर्फ एक्सेल वगैरह ये सारे, तो जो सर्फ एक्सेल होता है ना, ये एक्चुअली बेस का काम करता है ना। तो जब आप मिलाओगे तो एकदम रेड बन जाएगा। जैसे ही आप हाथ पे थोड़ा सा पानी लेकर, थोड़ी सी हल्दी लेकर, थोड़ा सा सर्फ लेकर मिलाओगे तो वो रेड हो जाएगा। यहीं अगर आप हल्दी के संग में थोड़ा सा क्या मिलाएंगे, नींबू, थोड़ा सा नींबू जो कि एसिड का काम करेगा, तो आपका सॉल्यूशन होगा वो येलो ही रहेगा, मतलब हल्दी पीली ही रहेगी, वो कोई कलर चेंज नहीं करेगी। सो इस तरह से हम हल्दी को भी एज अ इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है
हमारा ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। अब ऐसे इंडिकेटर्स शो ओडर चेंज इन एसिडिक और बेसिक मीडियम, एग्जाम्पल अनियन एंड क्लोव। तो अनियन और क्लोव जो होते हैं इसको ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स बोलते हैं, मतलब ये अपनी स्मेल चेंज कर देते हैं किसमें, एसिड में या बेस के कांटेक्ट में आने पर। ठीक है, ये अपनी स्मेल चेंज करेंगे तो इससे हम समझ जाएंगे कि ये एसिड है या बेस है। आगे बढ़ते हैं। एसिड बेस इंडिकेटर्स का ये चार्ट है। नेम ऑफ द इंडिकेटर्स, कलर चेंज विद एसिड और कलर चेंज विद बेस। तो अगर आपने ब्लू लिटमस सोल्यूशन लिया है तो वो रेड हो जाएगा, तो जिससे पता चलेगा कि भाई वो चीज़ एसिड है। और अगर उससे कोई कलर चेंज नहीं किया तो हमें पता चलेगा कि वो चीज़ बेस है। यहीं अगर आपने रेड लिटमस लिया तो वो एसिड के अंदर तो कोई कलर चेंज नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही वो ब्लू हो गया तो समझ लेंगे कि वो बेस है। तो मतलब वो डिफरेंट कलर चेंज करेगा फॉर द डिफरेंट मीडियम। अगर वो एसिडिक होगा मीडियम और लिटमस पेपर ब्लू होगा तो वो रेड हो जाएगा, और बेस होगा तो वो कोई कलर चेंज नहीं देगा। ठीक इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टर्मरिक, अभी मैंने बताया था एसिड में वो कोई कलर चेंज नहीं करेगी, जैसे ही वो बेस के कांटेक्ट में आएगी वो रेड हो जाएगी, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि वो मीडियम जो है एसिडिक है या बेसिक है। मिथाइल ऑरेंज, ये भी एक तरह का इंडिकेटर होता है जो एसिड में रेड हो जाता है और बेस में येलो हो जाता है। फिनोल्थिलीन, ये कलरलेस इंडिकेटर होता है जो एसिड में कोई कलर चेंज नहीं करता, मतलब कोई भी कलर नहीं देता, और बेस में वो पिंक हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज या फिनोल्थिलीन ये सब मैन मेड इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक है, अच्छा अब डाइल्यूट एसिड क्या होते हैं? कंटेन्स ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, वो डाइल्यूट होते हैं। मतलब ऐसे समझ लो कि भैया एक उसमें बिकर के अंदर, जैसे मान लो कोई चाय बनाई है और उस चाय में दूध कम हो जाए और पानी ज़्यादा हो जाए तो हम कहेंगे कि वो डाइल्यूट टी है। ठीक है, डाइल्यूट मतलब पानी ज़्यादा और वो जो भी चीज़ है उसके अंदर वो कम। ठीक है, उसको डाइल्यूट बोलेंगे। अब कंसनट्रेटेड किसको बोलेंगे? कंसनट्रेटेड एसिड, मतलब कंसनट्रेटेड एसिड कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट, इसमें ज़्यादा एसिड हो और कम पानी हो। मतलब फिर से अगर हम ऐसे एक बेकर बनाएं उसके अंदर लार्ज अमाउंट में भाई एसिड भरा हुआ है लेकिन थोड़े से कम अमाउंट में उसमें वाटर भरा हुआ है तो वो कंसनट्रेटेड कहलाया जाएगा। ठीक है, सिंपल सा है। अच्छा, केमिकल प्रोपोजिशन ऑफ एसिड एंड बेस। तो एसिड और मेटल जब आपस में रिएक्ट करोगे तो वो क्या देगा? सॉल्ट देगा और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ये रेफर है एक्टिविटी 2.3 ऑन पेज नंबर 19 ऑफ एनसीईआरटी बुक। आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में चेक करिएगा, उसमें आपको दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर हम आ जाते हैं HCl। HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ZN मतलब होता है जिंक। ठीक है, ZN होता है जिंक, जिंक की शॉर्ट फॉर्म होती है ZN में लिखते हैं। तो जब ये आपस में रिएक्ट करे तो इन्होंने बनाया जिंक क्लोराइड, ठीक है, जो कि एक सॉल्ट है, और H2 मतलब हाइड्रोजन गैस। तो ये रिएक्शन के दौरान ऐसा हुआ है। आगे हम देखते हैं बाकी कुछ और एग्जाम्पल्स रिएक्शंस के, लाइक H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जिंक के साथ में रिएक्ट करा तो इसने जिंक सल्फेट बनाया और बाय प्रोडक्ट के रूप में इसने H2 मतलब हाइड्रोजन गैस दी। ठीक है, इस तरह से। अब एक एक्सपेरिमेंट हम ऐसे भी कर सकते हैं, लाइक एक पॉप टेस्ट। ये पॉप टेस्ट क्या बताता है? When a burning candle is brought near a test tube containing some hydrogen gas, it burns with a pop sound। कि जब भी हम एक कैंडल को, लाइक एक बर्निंग कैंडल होगी, और उसको हम किसके बुलबुलों के पास लेकर आएंगे? हाइड्रोजन के बुलबुलों के पास, तो एक कैसा साउंड आएगा? उसमें एक साउंड आएगा कैसा वाला? पॉप। दिस इज पॉप साउंड। तो जिससे हम समझ जाएंगे कि हाँ, ये जो सोल्यूशन है, ये जो रिएक्शन है, ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है? H2 हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहा है। आपकी एनसीईआरटी की बुक में ये पूरा एग्जाम्पल, मतलब पूरा एक्सपेरिमेंट है, प्लीज़ आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। ठीक है, नोट क्या देखना है? सच रिएक्शन आर नॉट पॉसिबल विथ ऑल द मेटल्स। ऐसे रिएक्शंस सारे मेटल के साथ पॉसिबल हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो आप जिंक के साथ ट्राई कर सकते हो। आगे देखते हैं, एक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट। अब एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट कर रहा है, मतलब मेटल कार्बोनेट यहाँ बेस है और मेटल बाइकार्बोनेट भी यहाँ पर बेस है। ठीक है, सो ये हो गया एसिड HCl। फिर से हम एसिड ले रहे हैं, मेटल कार्बोनेट है, इसने इसके साथ रिएक्ट करा तो ये बनाएगा सॉल्ट,
और कार्बन डाइऑक्साइड एक बदबूदार महक रिएक्शन के दौरान छोड़ेगा और बाय प्रोडक्ट के रूप में ये वाटर भी देगा। ठीक है, सो मेटल कार्बोनेट के लिए ये हो गया सोडियम कार्बोनेट, और एसिड के लिए हो गया HCl, तो ये बना रहा है सोडियम क्लोराइड विच इज़ अ सॉल्ट। और कार्बन डाइऑक्साइड तो ये हो गई CO2, और वाटर के लिए ये H2। ठीक, सिंपल सा एक रिएक्शन ये तैयार हो रहा है। मैं फिर बता देता हूं आपको, मेटल कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक बदबूदार गैस छोड़ेगा, और वाटर निकालेगा अपने रिएक्शन के दौरान। ठीक है, इसके बाद एक और है मेटल बाइकार्बोनेट और एसिड। तो मेटल बाइकार्बोनेट हो गया हमारा सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। ठीक है, इसको HCl मतलब एसिड के साथ में रिएक्ट कराया तो इसने बनाया सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम क्लोराइड NaCl, जिसको हम कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं, हमारे घर में जो यूज़ होता है ना नमक, वो भी यही है। ठीक है, और जैसा मैंने बताया कार्बन डाइऑक्साइड तो ये रही CO2, और वाटर भी बताया तो ये रहा वाटर जो रिएक्शन के दौरान रिलीज हुआ है। ठीक है, इसके बाद आते हैं लाइम वाटर टेस्ट। अब ये लाइम वाटर टेस्ट कैसा है? ऑन पासिंग द CO2, जब हम CO2 गैस को इन्वॉल्व थ्रू द लाइम वाटर से हम जब पास कराते हैं, ये रहा लाइम वाटर, कैल्शियम क्लोराइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक एक्वेशियस सॉल्यूशन है। अच्छा, इसका मतलब आपको पता है, ये जो AQ वगैरह दे रखे हैं और या G दे रखे हैं, देखो इनका मतलब होता है, AQ मतलब होता है एक्वेशियस सॉल्यूशन, एक ऐसा सॉल्यूशन जो वाटर में डिसॉल्व हो सकता है, तो उसके लिए AQ लगाते हैं। G फॉर होता है गैस, ठीक है, और यहाँ S दे रखा है, S फॉर होता है सॉलिड। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। और L फॉर होता है लिक्विड। ठीक है, इस तरह से, जैसे वाटर H2O क्या है भाई, वाटर पानी मतलब लिक्विड, तो इसलिए उसके साथ L लगाया हुआ है। ठीक है, और CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये क्या हो गया, सॉलिड, एक पपड़ी, एक मतलब परत, एक सख्त परत होती है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अच्छा, तो लाइम वाटर हमारा हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हमने CO2 से, जब हमने CO2 उसके अंदर से पास कराई तो इसने एक वाइट प्रेसिपिटेट दिया, मतलब एक जैसे लाइक ऐसे करके जैसे हम पास कराए ना, तो एक वाइट प्रेसिपिटेट मतलब एक सख्त सा एक जमा हो गया नीचे, एक कुछ भी सफ़ेद सख्त एक सब्सटेंस जमा हो गया। जैसे वाइट वॉश करते हैं ना, तो वाइट वॉश भी एक वाइट वॉश जब दीवार पे करते हैं तो दीवार एकदम कड़क हो जाती है, सख्त हो जाती है, तो इस पर एक पपड़ी जमा हो जाती है, दैट पपड़ी इट्स कॉल्ड दैट CaCO3, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट की ही पपड़ी जमा हो जाती है, वो वाइट प्रेसिपिटेट होता है, और बाय प्रोडक्ट के रूप में ये H2O देता है, मतलब वाटर भी देता है। ठीक है, ऑन पासिंग एक्सेस CO2, अगर हम ज़्यादा ही CO2 पास करा दें, फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस, तो उसमें क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर वाटर और CO2 फिर क्या होता है, सॉल्युबल इन वाटर, फिर ये एक्वेशियस सॉल्यूशन बन जाता है, ये कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट बन जाता है। ज़्यादा ही एक्सेसिव CO2 अगर हमने पास करा दी तो मतलब फिर वो ऐसे एकदम वाटर हो जाएगा, मतलब पानी हो जाएगा वो, फिर वो ऐसा हो जाएगा कि वो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, फिर वो वाइट प्रेसिपिटेट ना होके, मतलब सख्त ना होके, फिर वो लिक्विड वाला हो जाएगा। आगे देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, बेस और एसिड को जब हम रिएक्ट कराएंगे तो वो हमेशा सॉल्ट और वाटर देंगे। ठीक है, बेस और एसिड को जब भी रिएक्ट कराएंगे तो वो सॉल्ट और वाटर देंगे। अब सॉल्ट मतलब यहाँ पर आप प्लीज़ नमक से ना लगाएं, क्योंकि यहाँ पर केमिस्ट्री की लैंग्वेज में सॉल्ट मीन्स समथिंग डिफरेंट। सो बेस के लिए हमने लिया है यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ एन एक्वेशियस सोल्यूशन, और एसिड के लिए लिया है हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बाय द वे आपको एक फैक्ट बताता हूँ कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ना हमारे पेट के अंदर भी पाया जाता है, और उसी से हमारा खाना पचता है। सो जब हमने इसको रिएक्ट करवाया तो इसने एक एक्वेशियस सॉल्यूशन बनाया विच इज़ कॉल्ड NaCl, और बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑब्वियसली उसने वाटर को भी रिलीज करा इस रिएक्शन के दौरान। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन एन इफेक्ट ऑफ बेस इज nullified by an acid and a vice versa to get a salt and water। ठीक है, तो मतलब सिंपल सी भाषा में समझो यार कि बेस और एसिड का रिएक्शन हुआ तो सॉल्ट और वाटर बना। अब सॉल्ट ये कहलाया जाएगा, वाटर ये है, एसिड ये है, और बेस ये है। हमको ध्यान ये रखना है कि जिसके अंदर भी OH- के
आयन ज़्यादा होंगे वो चीज़ बेस होगी, और जिसके अंदर H प्लस आयन ज़्यादा होंगे वो चीज़ एसिडिक होगी। ठीक है, तो इसके अंदर देखो OH है, ये OH है, इसलिए ये क्या है, बेस है। रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड। आप यहाँ मेटल ऑक्साइड यहाँ एज अ बेस का काम करेंगे, क्योंकि दूसरी चीज़ भाई एसिड है, तो ये वाली चीज़ ऑब्वियसली बेस होगी। सो यहाँ मेटल ऑक्साइड लिया है, एसिड लिया है, जो रिएक्ट करेगा और सॉल्ट और वाटर बनाएगा, जैसे अभी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आपको बताया था। यहाँ मेटल ऑक्साइड में हमने लिया है कॉपर ऑक्साइड। कॉपर क्या होता है, कॉपर मतलब तांबा। ठीक है, ये तांबा एक तरह की क्या होती है, धातु होती है। ठीक है, तो तांबा लिया है यहाँ पर हमने, मतलब कॉपर ऑक्साइड लिया है, और इसको हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl से रिएक्ट करवाया है। तो इसने रिएक्शन के दौरान क्या बना है, कॉपर क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड ऐसा इसने क्यों किया, ये जो Cu मतलब कॉपर था, इसने Cl मतलब क्लोरीन के साथ में रिएक्शन दिया। ठीक है, और ये जो O था ये हाइड्रोजन के साथ जाके मिल गया, तो इसने वाटर बना दिया, और ये दोनों जब आपस में मिले तो इसने कॉपर क्लोराइड बना दिया। ये सब डिपेंड करता है कि कौन सा एलिमेंट किस वाले एलिमेंट से हाईली रिएक्टिव है। तो जिससे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होगा वो उससे जाके बॉन्ड बना लेता है। हम ऐसे भी समझ सकते हैं, और हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई इसके अंदर देखो वाटर बनना है। ठीक है, तो वाटर के लिए क्या क्या चाहिए, एक तो ऑक्सीजन चाहिए और एक हाइड्रोजन चाहिए। तो ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एटम्स है ये आपस में जाके मिल गए और इन्होंने वाटर बना दिया। अब बचे कौन से, एक तो कॉपर बचा और एक क्लोरीन बचा, तो इन दोनों ने मिलाकर रिएक्शन करा और इन्होंने कॉपर क्लोराइड बना लिया। तो ऐसे भी आप देखकर समझ सकते हो। अब नोट करने वाली चीज़, अपीयरेंस ऑफ ब्लू ग्रीन कलर ऑफ अ सॉल्यूशन बिकम द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड। अब ये जो ब्लू ग्रीन कलर का जो टेक्सचर जो आपको देखने को मिलेगा इस फॉर्मेशन के दौरान, एक्चुअली वही कॉपर क्लोराइड है, इसमें ये बोला जा रहा है। ठीक है, अब एक और चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि मेटल ऑक्साइड आर सेट टू बी बेसिक। अभी मैंने बताया आपको कि यहाँ पर जो एक एसिड है तो मेटल ऑक्साइड ऑब्वियसली बेस होंगे। तो यहाँ पर भी वो ये वाली बात बोल रहा है कि मेटल ऑक्साइड्स आर सेट टू बी बेसिक ऑक्साइड्स बिकॉज दे गिव अ सॉल्ट एंड वाटर ऑन रिएक्शन विद एसिड, क्योंकि वो सॉल्ट और वाटर दे रहे हैं किससे, एसिड से रिएक्ट करने पर। ठीक है, अब रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। अब यहां बेस है तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या हो गए, ऑब्वियसली वो एसिड हो गए। ठीक है, सो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स में हमने लिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहां पर एज अ किसका काम कर रहा है, एसिड का, बिल्कुल सही। और यहाँ पर बेस के लिए हमने CO2 लिया है, दोनों ने रिएक्ट करा तो CaCO3 बना है, विच इज COCO3 CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और बाय प्रोडक्ट के रूप में उसने वाटर भी दिया है। अब फिर से मैं वही चीज़ बोलूँगा आपको रिपीट कि भाई जैसे इसने इसके साथ में बॉन्ड बना लिया CO2 इसके साथ में, तो वो COCO3 बन गया। अब बचे OH और इसने बचे हुए के साथ में वाटर बना लिया। नोट, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर सेड टू बी एसिडिक, बोला था इन नेचर बिकॉज ऑफ रिएक्टिंग विद द बेस दे प्रोड्यूस अ सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं ऑल एसिड सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी एसिडिक सॉल्यूशंस होते हैं वो सारे के सारे क्या कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ये आप रेफरेंस देख सकते हैं एनसीईआरटी का। ग्लोइंग ऑफ बल्ब इंडिकेट दैट देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन। ये आप रिएक्शन देख के पता लगा सकते हैं। एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन। अब ये एसिड और बेस वाटर सॉल्यूशन में कैसे कैसे रिएक्ट करते हैं। सो एसिड प्रोड्यूस H प्लस आयंस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो जब वाटर की प्रेजेंस होती है ना तो एसिड जो होता है वो H प्लस आयंस प्रोड्यूस करता है, एसिड H प्लस आयंस ही प्रोड्यूस करेंगे। सो एसिड वाटर दोनों को रिएक्ट करवाया तो ये H3O बन गया और इसने क्लोरीन को अलग कर दिया। सो जो H3O है तो इसने H प्लस आयंस प्रोड्यूस करे तो वो अकेला नहीं रह सकता। जैसे यहाँ पे हुआ है कि H प्लस आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, इट एग्जिस्ट एज H प्लस एक्वेशियस और H3O हाइड्रोनियम आयंस। तो वो इसी फॉर्म में प्रेजेंट रह सकते हैं, अकेले प्रेजेंट नहीं रह सकते। H प्लस H2O तो H3O। बेसिस प्रोवाइड
OH माइनस आयंस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब जितने भी बेस होंगे वो OH माइनस के आयंस प्रोड्यूस करते हैं। सो यहाँ हम जैसे ये ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है। जब हमने इसको पानी में मिलाया, मतलब इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराया, तो इसने Na जो अलग कर दिया, मतलब सोडियम अलग कर दिया, एक्वस सोल्यूशन बना दिया, और OH माइनस के आयंस अलग कर दिए। जैसे इसमें भी उसने क्या करा, अलग अलग कर दिए, इसमें भी क्या करा, अलग अलग कर दिए। देख रहे हैं आप OH माइनस के। अब बात करते हैं एल्कलीज की। ऑल बेस डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। सारे बेसिस पानी में घुल नहीं सकते। एन एल्कलाई इज अ बेस दैट डिजॉल्व इन वाटर। लेकिन एल्कलाई वो होते हैं जो पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं। अब कुछ कॉमन एल्कलाइज, अब आपको समझ में आ गया होगा, जितने भी बेस हैं वो सारे पानी में घुल नहीं सकते, लेकिन जो जो घुलते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, एल्कलाइज। अब कुछ एल्कलाइज के एग्जाम्पल आपको ये देखें कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ठीक है, ये सारे क्या है, एल्कलाइन है, या एल्कली बोल लो, एल्कलाइन बोल लो, एक ही बात है। नोट, ऑल एल्कलाई आर बेस बट ऑल बेस आर नॉट एल्कलाई। ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है कि जितने भी एल्कलाइन हैं वो सारे बेस तो हैं, बट सारे बेस एल्कलाइन हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। Precautions must be taken while mixing acid or base with water. The acid must always be added to water with a constant stirring as it's highly exothermic reaction. मतलब वो हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब भी अगर आप एसिड को पानी में मिलाओ, मतलब जब भी मिक्सिंग करो तो वाटर के अंदर ही एसिड को डालें। ठीक है, उसी के अंदर, वाटर के अंदर ही डालें, क्योंकि वाटर के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि वो हीट को अब्जॉर्ब कर सकता है, क्योंकि एसिड के अंदर हीट होती है तो वो अब्जॉर्ब कर सकता है। लेकिन अगर आपने ऐसा कर दिया कि आपने एसिड ले लिया और उसके अंदर अगर आपने वाटर डाला, तो वाटर के अंदर ऐसी एसिड के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ नहीं होती हैं कि वो हीट को अब्जॉर्ब कर सके, मतलब वाटर के अंदर वो जाएगा। तो जैसे ही वाटर जब आप एसिड में ऐड करोगे तो वो एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, मतलब उसके अंदर से हीट बहुत प्रोड्यूस होती है, और वो हीट मतलब ऐसे उछटेगी तो एसिड उछटेगा ऊपर की तरफ, और वो उछटेगा तो आपके हाथ पे आ सकता है, आपके कपड़ों पे आ सकता है, तो आपको जला सकता है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है। सो व्हेन एन एसिड और बेस है मिक्सड विद वाटर दे बिकम डाइल्यूट। तो जब भी हम एसिड और बेस को मिक्स करते हैं तो वो डाइल्यूट हो जाते हैं। डाइल्यूट अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जिसमें वाटर ज़्यादा होता है, एसिड कम होता है, या बेस कम होगा और वाटर ज़्यादा होगा, मतलब कुछ भी हो, वाटर ज़्यादा ही होगा तो वो डाइल्यूट कहलाएगा। दिस रिजल्ट्स इन द डिक्रीजन ऑफ कंसनट्रेशंस ऑफ H3O और OH माइनस पर यूनिट वॉल्यूम इन एसिड और बेस रिस्पेक्टिवली। तो वो ये कह रहे हैं कि जब हम एसिड और बेस को मिक्स करते हैं तो वो डाइल्यूट बन जाते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड एंड बेस। स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ OH प्लस H प्लस आयंस एंड OH माइनस आयंस प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड रिस्पेक्टिवली। मान लो एक बिकर के अंदर H प्लस आयन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ये क्या कहलाया जाएगा, ये कहलाया जाएगा एसिडिक। ठीक है, और दूसरे ही बिकर के अंदर OH माइनस के आयन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ये क्या कहलाया जाएगा, ये कहलाया जाएगा बेसिक। तो H प्लस आयंस सिर्फ एसिडिक में होते हैं और OH माइनस आयंस बेसिक में। जितने ज़्यादा OH माइनस के आयन ज़्यादा होंगे वो बेसिक बन जाएगा, और जितने H प्लस के आयन ज़्यादा होंगे वो एसिडिक बन जाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि कितने कितने हैं ये, जितने ही ज़्यादा होंगे उतने ही ज़्यादा उसका नेचर कहलाया जाएगा, उतनी ही ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ कहलाई जाएगी। With the help of the universal indicator की हेल्प से we can find out the strength of an acid or a base. This indicator is called the pH scale. इसको बोलते हैं pH scale. pH क्यों ही? pH इसका मतलब होता है पोटेंस, P का मतलब होता है पोटेंस, इन जर्मन मीन्स इसका मतलब होता है पावर शक्ति। This scale measure from 0 very acidic to 14 very alkaline, और 7 जो उसमें मानते हैं वो न्यूट्रल मानते हैं। न्यूट्रल मतलब ना ये एसिडिक है और ना ये बेसिक है। ठीक है, वाटर हमारा न्यूट्रल होता है, तभी पानी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम इसको पीते हैं। तो ना ये एसिडिक होता है और ना ये बेसिक होता है, मतलब ना इससे हमें एसिडिटी होती है ना कुछ होता है, मतलब पानी से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है हमको। pH पेपर इज अ पेपर विच इज यूज टू मेजर pH। अभी यहाँ स्क्रीन पे मैं आपको ये डाल दूंगा, स्क्रीन पे आपके दिख रहा होगा pH पेपर।
इसमें ये नंबर्स दिए हुए हैं और ये कुछ कलर दिए हुए हैं। जब हम लिटमस पेपर को किसी भी सोल्यूशन के अंदर डुबाते हैं तो वो एक कलर चेंज करता है। उसी लिटमस पेपर को लेकर आकर और हम ये पीएच स्केल पर नापते हैं तो उस पर हमें पता चलती है कि भाई ये किस कलर से मैच कर रहा है। जिस कलर से ये मैच कर रहा होगा वही उसकी स्ट्रेंथ होगी। अगर कलर इस तरफ आके मैच कर रहा होगा, देखो जैसे पीएच स्केल में काफ़ी सारे कलर्स होते हैं, देखो रेड हो गया, ठीक है, इसके बाद आगे जाएंगे ऑरेंज हो जाएगा, इसके बाद और आगे जाएंगे जो न्यूट्रल होता है वो ग्रीन होता है, ठीक है, और आगे अगर आप जाएंगे तो ब्लू होता है। इस तरह से स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। और आगे जाओगे आप तो और ब्लू के कलर शेड चेंज होंगी उसकी, है ना, पर्पल, बैंगनी, ये सब बहुत सारे कलर्स होते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि वो कैसा है, उसका नेचर कैसा है, ज़्यादा एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है, ठीक है। वैल्यू 0 से लेके 14 तक होती है। 0 अगर होगा कलर ऑफ पीएच पेपर इज डार्क रेड, वो एकदम डार्क रेड दिखेगा। और नेचर ऑफ सोल्यूशन क्या होगा, हाईली एसिडिक। अगर आपका पीएच जो है वो रेड दिखा रहा है, मतलब आपका जो आपने लिटमस पेपर लगाकर उसको चेक किया, अगर वो एकदम रेड दिखा रहा है दैट मीन्स वो हाईली एसिडिक है, बहुत ज़्यादा। और उसके अंदर अब हाईली एसिडिक है मतलब उसके अंदर H+ के आयंस वेरी हाई मतलब बहुत ज़्यादा हैं, और OH- के आयंस वेरी लो मतलब बहुत कम है, ठीक है। भाई एसिडिक है तो H+ आयन ज़्यादा ही होंगे उसके अंदर, ठीक, ओके। नेक्स्ट, ऑरेंज और येलो दिखाएगा पीएच, तो हम बोलेंगे कि उसका पीएच वैल्यू कितनी है, 4 है। अच्छा, डार्क रेड पे कितनी थी, वो 0 थी, तो 4 होगी तो ऑरेंज और येलो होगा, तो वो क्या होगा, एसिडिक होगा, वो ज़्यादा हाईली एसिडिक नहीं होगा। 4 पीएच होता है आपका कोल्ड ड्रिंक का हो गया या नींबू का हो गया, इनके पीएच इतने ही लमसम होते हैं। इसके अंदर H+ आयंस हाई होते हैं, वेरी हाई नहीं होते, ठीक है। और इसके अंदर OH- के लो होते हैं बस। ग्रीन अगर आ गया तो वो समझ लो न्यूट्रल है और उसका पीएच स्केल होगा, मतलब पीएच नंबर होगा 7। हमारा ब्लड जो होता है उसका पीएच भी इतना ही होता है, पानी का पीएच भी इतना ही होता है। H+ आयंस इक्वली होते हैं, H+ आयंस या OH- आयंस इक्वली होते हैं। दोनों इक्वल होने की वजह से दोनों ये कट जाते हैं, ऐसा समझ लो आप। और ये कट जाते हैं तो फिर ये ना ये एसिडिक बचता, ना ये बेसिक बचता। 10 आ जाता है ब्लूइश ग्रीन और ब्लू, ऐसा कलर होता है ब्लूइश ग्रीन और ब्लू। इसका पीएच जिसके नंबर होता है वो 10 होता है। इनको एल्कलाइन बोला जाता है। इसमें H+ आयंस बहुत लो होते हैं और OH- आयंस हाई होते हैं। इसके बाद 14 अगर डार्क ब्लू या वॉयलेट हो गया तो वो हाईली बेसिक है भाई, और वो वेरी लो है, इसके अंदर H+ आयंस लो होंगे और OH- हाई होंगे, OH- के, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि जिसके अंदर H+ आयन ज़्यादा हो गए वो एसिडिक हो जाएगा, और जिसके अंदर OH- हाई हो गए तो वो एल्कलाइन या बेसिक हो जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। आगे देखते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड गिव्स राइज टू मोर H+ आयंस, अभी बोला था ना मैंने, एग्जांपल HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और HNO3। इस तरह से ये सारे क्या हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। वीक एसिड जैसे कि हम बोलें जिसके अंदर कम H+ आयंस होते हैं, जैसे कि ये हो गया, 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 कार्बोनिक एसिड हो गया, ये सारे। स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कि स्ट्रॉन्ग बेस गिव्स अ राइज टू मोर OH- आयंस, इसमें बहुत ज़्यादा OH- के आयन ज़्यादा होंगे, जैसे कि ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये सारे हो गए। वीक बेसिस कौन से होते हैं, जिसके अंदर OH- के आयंस कम होंगे, जैसे ये वाला हो गया, ठीक है। इस तरह से आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, मोर अबाउट सॉल्ट। चलो सॉल्ट के बारे में और पढ़ते हैं। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि भैया एसिड और बेस को मिलाएंगे तो सॉल्ट बनेगा, और बाय प्रोडक्ट के रूप में भाई H2O मतलब वाटर या गैस भी आ सकती है, ठीक है। अच्छा, तो नेम ऑफ सॉल्ट जैसे कि पोटेशियम सल्फेट हो गया, सोडियम सल्फेट हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, ये इनके फॉर्मूलेज होते हैं, ठीक है, केमिकल फॉर्मूलेज। और ड्रिवेड फ्रॉम, और ये किन से बनाए जाते हैं, ये बनाए जाते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया, इससे ये ड्रिवेड मतलब ये इनसे बनाए जाते हैं, इनसे फॉर्म होते हैं, इनसे बनाए जाते, इनके साथ रिएक्ट करवाए जाते हैं तो ये फॉर्म होते हैं, ठीक है। जैसे H2SO4 भाई क्या हो गया, ये एसिड हो गया, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया, बेस हो गया, तो एसिड और बेस को रिएक्ट करके ये बन गया। नोट, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड और Na2 नाइट्रोजन सल्फेट
बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ सोडियम सॉल्ट, ये दोनों के दोनों सोडियम सॉल्ट फैमिली से बिलोंग करते हैं, एज दे हैव द सेम रेडिकल्स। सिमिलरली NaCl एंड KCl बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ क्लोराइड सॉल्ट। इन दोनों में क्लोराइड क्लोराइड मतलब क्लोरीन क्लोरीन लगा हुआ है, दैट मीन्स ये दोनों के दोनों क्लोराइड सॉल्ट फैमिली से बिलोंग करते हैं। मतलब दोनों में चीज कॉमन है, दोनों के अंदर कॉमन जो क्या है एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं, तो मतलब वो सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, ऐसा कह सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ, हमारी लाइफ में पीएच की इतनी क्या इंपॉर्टेंस है, इतना क्यों जरूरी है वो, तो देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आर डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब हमारी पाचन क्रिया में वो कैसे कारगर साबित है, कैसे वो मददगार है। पीएच लेवल ऑफ आर बॉडी रेगुलेट्स आर डाइजेस्टिव सिस्टम्स। इन केस ऑफ इनडाइजेशन आर स्टमक प्रोड्यूस एसिड इन अ वेरी लार्ज क्वांटिटी बिकम वेरी बिकॉज ऑफ विच वी फील पेन एंड इरिटेशन इन आर स्टमक। पीएच हमारी बॉडी के अंदर रेगुलेट करता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इन केस इनडाइजेशन, जब हमें अपच या पेट में दर्द वगैरह होता है या गैस वगैरह बनती है, आर स्टमक प्रोड्यूस, एक्चुअली उस दौरान हमारा स्टमक जो होता है वो एसिड प्रोड्यूस कर रहा होता है, एसिड बना रहा होता है। हमारे पेट के अंदर पाया जाने वाला एसिड HCl, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लार्ज क्वांटिटी बिकॉज ऑफ विच वी फील पेन, हमें दर्द होता है, इरिटेशन होती है। जैसे बूढ़े लोग होते हैं या जिनका पेट खराब होता है तो वो देखते नहीं है कि भाई एसिडिटी सी बन रही है, ऐसे बोलते हैं, वो एसिडिटी सी बन रही है, दर्द हो रहा है, जलन हो रही है, तो वो बेसिकली इसी एसिड की वजह से होती है इन आवर स्टमक। टू गेट रिलीफ फ्रॉम दिस पेन, हम इस पेन से रिलीफ पाने के लिए क्या लेते हैं, इनो वगैरह ले लेते हैं या कोई एंटासिड्स की गोलियां ले लेते हैं। तो एंटासिड्स आर यूज्ड, दीज एंटासिड्स न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड एंड वी गेट रिलीफ। तो जितना एसिडिक नेचर होगा, ठीक है, जैसे मान लो ये बहुत ज़्यादा एसिडिक है तो इसके अंदर एक बेस वाली चीज़ मिलाई जाएगी, और आपको पता है कि एसिड और बेस मिलने पर क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, और इसी प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो मतलब सीधी सीधी सी बात है, ये जो एक्सेसिव एसिड जो बन रहा होता है उसको न्यूट्रलाइज करके उसके असर को कम कर देता है और फिर हमें आराम मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद pH ऑफ एसिड रेन, when pH of rain is less than 5.6, अगर बारिश पड़ी है और बारिश का pH जब चेक करा और 5.6 है, इट इज कॉल्ड एसिड रेन। तो साइंटिस्ट उसको बोलते हैं कि ये एसिड रेन है। when this acid rain flows into rivers, जब ये एसिड रेन नदियों में इनमें बहाई मतलब जाती है, this ऑल्सो गेट एसिडिक, तो वो उस मीडियम को भी एसिडिक कर देती है, उस जगह को भी एसिडिक कर देती है, विच इज कॉज द थ्रेट टू द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। तो ये जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जलीय जीव होते हैं, उनको दिक्कत होती है रहने में, क्योंकि वो एक मॉडरेट में रह सकते हैं ना, वो एक नॉर्मल पीएच में जिंदा रह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं पीएच ऑफ सॉइल, मिट्टी का पीएच। प्लांट रिक्वायर्ड है स्पेसिफिक रेंज ऑफ पीएच, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनको एक स्पेसिफिक रेंज चाहिए होती है पीएच की, तभी वो सर्वाइव कर सकते हैं और तभी एक हेल्दी ग्रोथ दे सकते हैं। If pH of soil is any particular place is less or more than the normal, then the farmers add suitable fertilizers to it। अगर किसी भी पर्टिकुलर जगह का pH, ठीक है, एक नॉर्मल pH वैल्यू से जो पौधों के लिए होती है उससे कम या ज़्यादा होगा, तो फार्मर्स क्या करेंगे, उसके अंदर सूटेबल, जो भी सूटेबल फर्टिलाइजर्स होते हैं वो उनके अंदर डालेंगे। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, केमिकल्स वगैरह जो लैब में वगैरह बनाए जाते हैं ना, उनको फर्टिलाइजर्स बोलते हैं, जो खेती बाड़ी के काम आते हैं, ठीक है। आर बॉडी फंक्शन बिटवीन द रेंज ऑफ, हमारी बॉडी जो फंक्शन करती है वो कितने पीएच पे करती है, वो 7.0 मतलब 7 और 7.8 इतने तक वो ठीक रहती है, इतने पे ही हम सर्वाइव कर पाते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव ओनली इन द नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज, थोड़े बहुत चेंज से वो सर्वाइव कर लेंगे हम, लेकिन बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक एक रैपिड चेंज आया तो फिर हम उसको झेल नहीं पाते हैं, उससे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, ठीक है। तो ये सब थे हमारे जो पीएच के यूज़ हमारे डेली लाइफ में। अब हम देखते हैं न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया, स्ट्रॉन्ग ही बेस ले लिया, क्या हो गया, खत्म, न्यूट्रल हो गया, वो असर ही खत्म हो गया, उसका पीएच कितना आएगा, 7 आएगा, जैसे ये हो गए, जैसे ये हो गए, ठीक है। एसिडिक सॉल्ट क्या होगा, देखो नाम से ही पता चल रहा है, सिंपल सी बात है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और वीक बेस होगा तो वो जो भी सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक बनेगा। ऐसे ही बेसिक सॉल्ट की बात कर लो, स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, वीक एसिड ले लो, तो जो भी सॉल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, बेसिक बनेगा। मतलब किसी भी चीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा कर दोगे तो वो वैसा ही बन जाएगा। यहाँ एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा कर दी तो वो एसिडिक सॉल्ट बन गया, या बेस की क्वांटिटी ज़्यादा कर दी तो वो बेसिक सॉल्ट हो गया, बस सिंपल। केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट,
अब केमिकल, जैसे कुछ केमिकल्स होते हैं जो कॉमन सॉल्ट से कैसे बनाए जाते हैं, जैसे बात कर लेते हैं सोडियम क्लोराइड की, ठीक है, NaCl, इट्स कॉल्ड एज कॉमन सॉल्ट, जो हमारा कॉमन सॉल्ट होता है यूज्ड इन आवर फूड, जो हमारे खाने में इस्तेमाल होता है। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम सी वाटर, जो हमें समुद्र के पानी से प्राप्त होता है। रॉक सॉल्ट इज इन द ब्राउन कलर्ड लार्ज क्रिस्टल। अब जो रॉक सॉल्ट होते हैं ना, वो ब्राउन कलर के होते हैं, लार्ज क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में होते हैं। दिस इज माइंड लाइक कोल, इसको भी माइंड किया जाता है जैसे कि हम कोयले को करते हैं। कॉमन सॉल्ट, इट इज एन इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल, ये एक इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है, मतलब क्या बनाने के लिए, बहुत सारे, फॉर मेनी मटेरियल्स ऑफ अ डेली यूजेस सच एज, काफ़ी सारे मटेरियल्स बनाने के लिए ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, सबके बारे में मैं भी बताऊंगा, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की पहले बात करते हैं हम। प्रिपरेशन कैसे प्रिपेयर किया जाता है, प्रिपेयर बाय द मेथड कॉल्ड द क्लोर एल्कली। इसका नाम क्लोर एल्कली क्यों है, देखिए, कॉल्ड क्लोर एल्कली बिकॉज वी गेट क्लोरीन एंड अ बेस इन दिस। समझ गए, इसके अंदर हम क्लोरीन और बेस को इस्तेमाल करते हैं, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड क्लोर एल्कली। NaCl एक एक्वेशियस सोल्यूशन है, AQ मतलब जो पानी में डिजोल्व हो सकता है, मतलब यह नमक। H2O लिक्विड हो गया, मतलब वाटर, दोनों का रिएक्ट करवाया, क्या बना, एक एक्वेशियस सोल्यूशन विच इज कॉल्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब यही बन गया। और बाय प्रोडक्ट के रूप में उसने क्लोरीन गैस दी और H2 मतलब हाइड्रोजन गैस दी। सिंपल, कितना सिंपल सा रिएक्शन था, ठीक है। अब सॉल्ट NaCl, ठीक, बुक में दे रखा होगा। अब इसमें क्या होता है, एट कैथोड और एट एनोड, ठीक है। तो एनोड जो होता है वो प्लस होता है और कैथोड जो होता है वो माइनस होता है, ठीक। और एक ये आ गया NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब जो माइनस वाला हिस्सा है H2 यूज्ड इन अ फ्यूल एंड फर्टिलाइजर्स, तो यहां से प्राप्त होता है हमें H2, और H2 मतलब हाइड्रोजन किस किस में यूज होती है, यूज्ड इन फ्यूल्स वगैरह में, फर्टिलाइजर्स वगैरह में, इन सब में, इन सबको प्रिपेयर करने में यूज होती है। एट एनोड प्लस, वहां पर क्या बनती है भाई, क्लोरीन बनती है, वाटर ट्रीटमेंट के लिए यूज होती है, PVC पाइप बनाने के लिए यूज होती है, CFCs और पेस्टिसाइड्स वगैरह मतलब कीड़े मकोड़ों को मारने वाली दवाओं को बनाने में यूज होती है। अब कैसे बनती है, इसका भी एक अलग वो है टॉपिक, ठीक है, तो ये इसमें डिस्कस नहीं हो रहा है, ठीक। इसके बाद NaOH है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका कहाँ यूज होता है, सोप एंड डिटर्जेंट वगैरह बनाने में, मेकिंग पेपर बनाने में, एंड फाइबर मेकिंग, मतलब इन सब चीज़ों को बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल होता है। भाई सब्सटेंस है, पता नहीं कैसे कैसे बनाते हैं। इसके बाद में इनसे ही बनता है, मतलब इससे और इससे क्या बनता है, HCl, यूज्ड इन इंडस्ट्री, मतलब एसिड बनता है, ठीक है, यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, मेडिसिन एंड कॉस्मेटिक्स, इन सब में HCl का यूज किया जाता है। अच्छा, इन दोनों को यूज करके क्या बनता है, ब्लीच, जो हाउस होल्ड में ब्लीचिंग फैब्रिक्स, इन सबको इस्तेमाल करने में काम आता है। ब्लीचिंग आपने सुना होगा, ब्लीच करना, कपड़े को ब्लीच करना, कोई हार्ड स्टेन होता है, कोई दाग होता है तो उसको ब्लीच करते हैं, निकालते हैं उसका दाग, इस तरह से। आगे देखते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, इट्स नॉट पावर, इट्स पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, तो प्रेपरेशन कैसी है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन गैस, जब हमने इन दोनों को रिएक्ट करवाया तो क्या बना, ब्लीचिंग पाउडर, और इसमें बाय प्रोडक्ट के रूप में हमें वाटर भी मिला है। यूज इन, अब यूज कहाँ होता है, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़े वगैरह में यूज होता है, टेक्सटाइल होती है ना, कपड़े की इंडस्ट्री होती है, फैक्ट्रीज में यूज होता है, लॉन्ड्रीज में यूज होता है, फैक्ट्रीज एंड लॉन्ड्रीज जहाँ कपड़े पर धुलते हैं। यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट के तौर पर ये हॉस्पिटल्स वगैरह में आपको यूज देखने को मिल जाएगा, ठीक है, हॉस्पिटल्स, डिसइंफेक्टेंट का काम होता है ना इसका। ओके, इसके बाद आते हैं भाई बेकिंग सोडा, कॉमन नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका कॉमन नाम ये है, ठीक है, ध्यान रख लेना आप। प्रेपरेशन कैसे बना सकते हो आप, देखो, आप ले लो सोडियम क्लोराइड ले लो, पानी ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड ले लो और अमोनिया ले लो, इन सब का रिएक्ट करवा दो, ये बन गया आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब ये मिलाते कैसे हैं, बनाते कैसे हैं, तो ये पूरी बायोलॉजी केमिस्ट्री की पूरी लैब होगी, उसके अंदर सारे केमिकल्स को रिएक्ट करवा के ये पूरी प्रिपरेशन की जाती है। अभी आपको सिर्फ प्रिपरेशन का इतना ही बताया गया है कि इस तरह से प्रिपेयर होता है, मतलब इन एलिमेंट्स को मिलाकर होता है, तो अभी आप सिर्फ इतना समझिए, ठीक है। इसके बाद ऑन हीटिंग NaH3O मतलब सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट प्रोड्यूस क्या,
जब इसको हीट किया जाता है तो ये बनाता है सोडियम कार्बोनेट, H2O और CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। CO2 प्रोड्यूस कॉज अ डो टू राइज एंड मेक अ केक। अब इसी में ही क्या होता है, CO2 कहाँ यूज की जाती है, प्रोड्यूस कॉजेज अ डो टू राइज, ब्रेड वगैरह बनाने वाला पेड़ा होता है उसको फुलाने के लिए काम में आता है, ठीक है, केक वगैरह को फुलाने के लिए काम में आता है। डो टू राइज में केक्स, पेस्ट्रीज वगैरह, इन सबको स्पॉन्जी बनाने में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड ही काम आता है। यूजेस इन, अब इसको यूज कहाँ किया जाता है, हाउस होल्ड में, इंग्रेडिएंट्स ऑफ एंटासिड्स, एंटासिड्स वगैरह जो अभी बताया था ना, उनकी गोलियां वगैरह बनाने में उनके इंग्रेडिएंट्स में यूज होता है। इन मेकिंग अ बेकिंग पाउडर, और ये बेकिंग पाउडर बनाने में भी यूज हो रहा है, ठीक है। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों बोथ आर डिफरेंट, ओके ओके। अब ऑन हीटिंग बेकिंग पाउडर, अब बेकिंग पाउडर को जब हम हीट करते हैं बेकिंग पाउडर को, तो NaHCO3 सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट प्लस H प्लस गैस, मतलब हाइड्रोजन गैस, तो इसमें एक तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गई और एक ये वाटर हो गया, और सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड्स ये हमें मिलता है, ठीक है, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, एसिड का सोडियम सॉल्ट। अब आ जाते हैं हम वॉशिंग सोडा कैसे बनता है। वॉशिंग सोडा प्रेपरेशन, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट NaCO3 सोडियम कार्बोनेट। जब हम 10 मॉलिक्यूल्स लेते हैं वाटर के और उसको हीट अप करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट प्लस 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ये हमें पूरी फॉर्मेशन यहाँ पर इस तरह से मिलती है। इसी को बोलते हैं क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म। कैसे, क्योंकि जब ऐसे लिखा हो ना 10H2O, तो ये समझ लेना कि क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म है, ठीक। अभी वॉशिंग सोडा कहाँ यूज होता है, यूजिंग इन ग्लास वगैरह बनाने में, सोप बनाने में, पेपर इंडस्ट्री पेपर वगैरह बनाने में, क्लीनिंग एजेंट साफ सफाई वाली चीज़ें बनाने में, फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस के यूज़ में भी होता है। रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, जो पानी की हार्डनेस होती है उसको सॉफ्ट बनाने में। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरेक्स एक पाउडर होता है उसको बनाने में। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला, एक फॉर्मूले के अंदर एक फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अभी बताए थे जो प्रेजेंट होते हैं इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट। ऑन हीटिंग कॉपर सल्फेट क्रिस्टल वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर, जब भी हम कॉपर सल्फेट को गर्म करते हैं तो उसके अंदर हमें क्रिस्टल वाटर ड्रॉपलेट्स देखने को मिलते हैं। फॉर्मूला ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट इज दिस, देखो इसमें लगा हुआ है ना, ये लगा हुआ है 5 लगा हुआ है, मतलब ये एक क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में है, ऐसे लगा हुआ होगा और ये डॉट लगा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। अब आ जाते हैं जिप्सम। जिप्सम ऑल्सो कंटेन्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जिप्सम भी क्रिस्टलाइज जो है कंटेन करता है, उसके अंदर भी वो भी क्रिस्टलाइज फॉर्म में होता है। फॉर्मूला ऑफ जिप्सम इज दिस, ये रहा, ये जिप्सम का फॉर्मूला है। ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन इट बिकम्स सोडियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये बन जाता है, इसको सोडियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोलते हैं, ठीक है। इज अ प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम POP बोलते हैं, जो हम अपने घर में रूफ में करवाते हैं ना, दीवारों पर करवाते हैं एक वाइट फिनिशिंग देने के लिए, ऐसे। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड एज प्लास्टर फॉर फ्रैक्चर बोन्स, किसी की हड्डी टूट जाती है तो उस पर प्लास्टर चढ़ाने के लिए भी यूज होता है। When प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मिक्सड विद वाटर इट चेंज टू जिप्सम, जब भी हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी के साथ में मिक्स करते हैं तो वो वापस जिप्सम बन जाता है, मतलब वापस वो स्ट्रॉन्ग और स्टिफ हो जाता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंड स्टिफ मतलब सख्त हो जाता है। फोर हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्लस हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, दोनों को रिएक्ट करवाया, ये बन गया, ये पूरा वापस क्या बन गया, ये जिप्सम बन गया, जो अभी हमने देखा था ना। यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस मेकिंग टॉयज, खिलौने बनाने में बच्चों के, डेकोरेटिव मटेरियल वगैरह बनाने में, स्मूथ सरफेस करने में, मतलब दीवार वगैरह को स्मूथ करने में, इसमें ही इस प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब POP का इस्तेमाल होता है, ठीक है। दैट्स इट, आपका चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन या कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा, और इसके आगे में और चैप्टर्स हैं वो ज़रूर लाता रहूँगा और आपको सिखाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।